हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास समुदाय पे आज ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है। कल मैंने आप लोग को समुदाय चैप्टर में समुदाय के अर्थ, उसकी विशेषता और सीमावर्ती समुदाय के बारे में, बाकी जितने थिंकर्स मैं 4-6 जो भी ले आई थी उनकी परिभाषाओं के थ्रू भी मैंने आप लोग को समुदाय को समझा दिया है। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। कल मैंने आप लोग को बताया था कि समुदाय की विशेषता से क्वेश्चन बनते हैं और समाज और समुदाय में अंतर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम विशेषता जानते हैं तब हम प्रायः समाज और समुदाय के अंतर को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बार और समाज और समुदाय में अंतर बता दे रही हूँ। इससे एक बार और रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर भी हो जाएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं समाज और समुदाय में अंतर। देखिए, इसको सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा। इसमें कुछ विशेष नोट करने वाला भी नहीं है और ना ही दिमाग लगाने वाली कोई बात है, क्योंकि वो सब कुछ वही है जो आप लोग अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में देखते हैं। कुछ भी इसमें नया, कुछ स्पेशल मैं आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ। तो इसलिए बस आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समाज और समुदाय में अंतर क्या है। ठीक, समुदाय तो अब आप लोग ये पहला देखिए कि समुदाय, मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि समुदाय जो है वो व्यक्तियों के समूहों से मिलकर बनता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पहली विशेषता है कि समुदाय व्यक्तियों के समूहों से मिलकर बनता है। पहला है कि समुदाय जो है व्यक्तियों के समूहों से मिलकर बनता है। और समाज जो है, समाज तो संबंधों से बनता है ना, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि पहला अंतर क्या है कि यह जो है व्यक्तियों से मिलके बना है। ये क्या है? संबंधों से मिलके बना है। ये पहला अंतर हो गया। ठीक, दूसरा अंतर कि यह व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है। क्या है? मूर्त है, यानी कि दिखाई देता है। ठीक, और ये संबंधों का जाल होने के कारण क्या है? अमूर्त है। संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। चलिए छोटा कर दूंगी तो आप लोग को नहीं दिखाई देगा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो संबंधों का जाल होने के कारण समाज क्या है? अमूर्त है। क्योंकि संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसी से मिलके बना है, तो हमें समाज दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या है कि व्यक्तियों से मिलके बना है, व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमें समुदाय दिखाई देता है। ठीक, अब तीसरा अंतर क्या है कि समुदाय का जो है ना एक निश्चित क्षेत्रफल होता है। ठीक, इसका एक निश्चित क्षेत्रफल होना जरूरी है, इसका एक क्षेत्रफल होता है, लेकिन समाज के लिए निश्चित क्षेत्रफल का होना आवश्यक नहीं है। एक ही समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में भी बिखरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो है एक मूर्त है और हम उसमें सदस्य हैं, तो हम उसके सदस्य तभी कहलाएंगे जब हम वहाँ रहेंगे, क्योंकि इसका नाम है और फिर ये मूर्त है, ये व्यक्तियों को समूह रहने वाला एक स्थान है। लेकिन समाज तो एक व्यापक अवधारणा है ना। अगर हम उसको छोटे रूप में मान लीजिए कि बंगाली समाज, तो फिर बंगाली समाज के लोग तो कहीं भी रह सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि बंगाल में ही रहें। वो कनाडा में भी रह सकते हैं, अमेरिका में भी रह सकते हैं, मुंबई में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं।
लेकिन इसका जो है एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, उस निश्चित क्षेत्रफल में आप हैं तभी आप कहेंगे कि मैं इस समुदाय का सदस्य हूँ, ठीक है। और इसके साथ ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ चौथा है कि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है, ठीक। और इसमें सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन समाज के लिए ऐसा नहीं है। समाज के लिए सामुदायिक भावना होना आवश्यक नहीं है। आप समाज में हैं, अगर आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं तब भी, आप उसके विरोध में कर रहे हैं तब भी, नकारात्मक कार्य में लिप्त हैं तब भी आप उस समाज के सदस्य हैं और आप समाज में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सामुदायिक भावना, क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि समाज में रहने वालों के अंदर सामुदायिक भावना होती तो फिर समाज में ये विरोध, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन कहाँ से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो यानी कि समाज के लिए आवश्यक नहीं है, समाज में सब कुछ निहित होता है। लेकिन समुदाय में ऐसा नहीं है। समुदाय में हम की भावना का होना जरूरी है, वी फीलिंग जरूरी है, सामुदायिक भावना का होना जरूरी है, ठीक। अब पांचवा क्या है कि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक। लेकिन समाज का अपना कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। समाज का, समुदाय का तो रहेगा ना, क्योंकि किसी भी कस्बे का नाम होता है, किसी भी शहर का नाम होता है, किसी भी जिले का नाम होता है, किसी भी गांव का नाम होता है। लेकिन समाज का नाम कहाँ होता है? समाज तो समाज है, समाज तो एक व्यापक अवधारणा है। अगर आप कहें कि अभी मैम आपने तो बोला बंगाली समाज, चीज़ों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि बंगाली जो है समुदाय भी है, बंगाली समाज नहीं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि जैसे कि बंगाली समुदाय, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विशेषताओं के साथ व्यक्तियों का एक समूह रहता है कहीं, तो हम उसको जो है उस आधार पे समुदाय, समाज का नाम दे देते हैं चीज़ों को समझने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि समाज बहुत भागों में बटा हुआ है, नहीं। समाज एक व्यापक बृहद अवधारणा है, उसके अंदर सब चीज़ समाहित है, वो कई भागों में नहीं बटा है, ठीक है। तो उसका कोई अपना नाम नहीं होता है, ठीक। और समुदाय जो है समाज का एक भाग है। समुदाय क्या है? समाज का एक भाग है, एक पार्ट है। समाज तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे समुदाय हैं, तो इसलिए समुदाय क्या हुआ? समाज का एक भाग हुआ, ठीक। लेकिन समाज व्यापक है और एक समाज में कई सारे समुदाय हो सकते हैं, ठीक। सातवां अंतर क्या है कि समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय का विभिन्न भागों में अध्ययन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समुदाय होता है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है कि उसमें जो है एक अपना क्षेत्रफल हो, ठीक, उसमें कुछ समूह हो, उसमें कुछ समितियां हो, उसमें संघ हो। इन सारी चीज़ों से मिलके एक समुदाय का निर्माण होता है। लेकिन समाज जो है इन सब चीज़ों से मिलके नहीं बनता है कि हम कहें कि समिति, संघ और संगठन से मिलके समाज बनता है। नहीं, समाज तो संबंधों के जाल से मिलके बनता है ना। तो ये अंतर है इसमें कि ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं और ये कई भागों में बट के नहीं होता है। ये खुद ही एक बृहद व्यापक अवधारणा है और उसके अंतर्गत हम समुदाय भी पढ़ते हैं, समिति भी पढ़ते हैं, संगठन भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। देखिए, हम लोग जो है ना अंतर जान लिए, हम लोग समुदाय जान लिए, उसका अर्थ जान लिए, उसकी परिभाषा को जान लिए, उसकी विशेषता को जान लिए, हम समाज और समुदाय में अंतर को जान लिए। अब हम उसके प्रकार को जानेंगे, ठीक है, कि समुदाय कितने प्रकार का होता है, ठीक है।
तो पहला है, हम मैकॉन पेज के दृष्टिकोण से देखेंगे कि मैकॉन पेज जो है क्या बताते हैं, समुदाय कितने प्रकार का होता है। तो मैकॉन पेज के अनुसार समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम एक जो है साधारण रूप में कि हाँ मेन मिला के निष्कर्ष में क्या निकलता है, उस रूप में मैं आप लोग को इस 4 भागों में बाद में समुदाय को समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप प्रकार देख लीजिए तो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैकॉन पेज क्या कहते हैं। मैकॉन पेज कहते हैं कि समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। समुदाय 3 प्रकार के होते हैं। एक है ग्रामीण समुदाय, दूसरा है नगरीय समुदाय और तीसरा है क्षेत्रीय समुदाय। क्या कहते हैं कि एक है ग्रामीण समुदाय, यानी कि गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण समुदाय बनाते हैं, नगर में रहने वाले लोग नगरीय समुदाय बनाते हैं और क्षेत्र में रहने वाले लोग क्षेत्रीय समुदाय बनाते हैं। या ग्रामीण में रहने वाले लोगों के समुदाय को हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले समुदाय को हम नगरीय समुदाय कहते हैं, या क्षेत्रीय समुदाय में रहने वाले लोगों को हम क्षेत्रीय समुदाय कहते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में व्यक्तियों के रहने वाले एक समूह का ही नाम है समुदाय, ठीक। तो अब हम देखते हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ग्रामीण भी तो क्षेत्र में ही है, ऐसा तो है नहीं कि ये समुद्र में या फिर आकाश में तैरता हुआ बना हुआ है, ये भी क्षेत्र में है। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्षेत्र में है, तो इन्होंने फिर ये क्यों कह दिया क्षेत्रीय समुदाय। हर चीज़ का क्षेत्र होता है तो फिर ये अलग से क्यों बताए हैं। यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि ये क्षेत्रीय समुदाय क्यों बताए हैं। तो ये क्षेत्रीय समुदाय इसलिए बताए हैं कि देखिए ये सब तो सही है कि नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय होता है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में भी कुछ निश्चित विशेषताएं, कुछ निश्चित वहाँ का दिनचर्या, रहन सहन, भाषा, बोली, ये सब अलग से पाया जाता है, जो उनको अन्य से विभिन्न करता है, अलग करता है। तो उसी को हम क्षेत्रीय समुदाय कहते हैं। जैसे कि हम बात करें बुंदेलखंड की, ठीक है। आप लोग बुंदेलखंड अगर कभी गए हो या फिर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो या फिर कोई रिश्तेदारी हो वहाँ पे और आप उन लोगों को देख और सुन रहे हो, तो आप ये अंतर कर पाएंगे कि बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है, जो बातचीत का तरीका है, जो पहनावा ओढ़ावा है, वो क्या उत्तर प्रदेश के मध्य में रहने वाले लोगों के जैसा है? नहीं है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, तो वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की लोकल संस्कृति, वहाँ की लोकल भाषा, इन सब का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या क्षेत्रीय समुदाय की कोई सीमा है या फिर इसका कोई नाम है? जैसे कि ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं हम कि गांव का नाम होता है, तो क्या इसका भी नाम है? हम कह सकते हैं कि नाम होता है, लेकिन एक एकदम फिक्स एरिया नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल, ये सब अगर बोल रहे हैं तो ये एकदम से कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है कि यहीं पे आके ख़त्म हो जा रहा है या फिर यहाँ से ये शुरू हो रहा है। हाँ, लेकिन वो प्रभाव जहाँ तक दिखाई देता है उस भाषा का, उस रहन सहन का, उस खान पान का, उस प्राकृतिक संसाधन का, उस भौगोलिक पर्यावरण का, तो उस वहाँ तक के क्षेत्र को हम क्षेत्रीय समुदाय कहते हैं। आई थिंक आप लोग को बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में ही इसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का क्षेत्रीय समुदाय। और मैकॉन पेज के अनुसार हम तीनों ही समुदाय के बारे में आप लोग को बता दिए। अब आइए देखते हैं अगला, हैगेट। हमने किसको पढ़ा? मैकॉन पेज को। अब किसको पढ़ेंगे? हैगेट को। हैगेट क्या बोलते हैं? समुदाय कितने प्रकार का होता है? ये बोलते हैं समुदाय 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक गांव होता है, एक कस्बा होता है, एक शहर होता है और एक क्षेत्र होता है। ये समुदाय 4 प्रकार के ही होते हैं।
तो गांव कौन सा, जो ये बोल रहे हैं ग्रामीण समुदाय, उसी को इन्होंने गांव नाम दे दिया। और इसको जिसे नगरीय समुदाय कह रहे हैं उनको इन्होंने शहर नाम दे दिया। जिसको ये क्षेत्रीय समुदाय कह रहे हैं उसको इन्होंने क्षेत्र शब्द बोल दिया। और कस्बा इनका एक अलग से है, नया है, जो कि इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। तो हम याद करने में कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। जब ग्रामीण समुदाय हम याद कर लिए, नगरीय समुदाय याद कर लिए, क्षेत्रीय समुदाय याद कर लिए, तो वही चीज़ तो यहाँ पे है, बस नाम ही तो बदल रहा है, गांव, शहर और क्षेत्र। बस हमें एक चीज़ याद करना है, कस्बा। ठीक है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है, कस्बा। तो कस्बा का प्रयोग किसने किया है? हैगेट ने किया है। अब आते हैं किंग्सले डेविस पे कि किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, समुदाय कितने प्रकार का होता है। तो किंग्सले डेविस जो है समुदाय को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4। एक है आदिम समुदाय, एक है, दूसरा है सभ्य समुदाय, तीसरा है ग्रामीण समुदाय और चौथा है नगरीय समुदाय। देखिए इसे भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय तो पढ़ ही रहे हैं। इधर 2 चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी है, एक है आदिम और एक है सभ्य। आदिम और सभ्य। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, किंग्सले डेविस की जब परिभाषा समुदाय के बारे में जब हम बताए थे, तो मैं आप लोग को बताई थी कि चूंकि ये राजा हैं, अगर हम किंग्सले डेविस करके याद करें तो इसमें राजा आ रहा है किंग, और डेविस करके याद करें तो देवी आ रही हैं। तो चाहे हम इनको राजा माने चाहे हम देवी माने, इन्होंने क्या बोला था समुदाय में? ये बोले थे कि जीवन के समस्त पहलू उसमें शामिल होते हैं, यानी कि अपने प्रजा के जीवन के समस्त पक्षों, समस्त पहलुओं की ये चर्चा करते हैं। तो जब ये प्रजा की इतनी चिंता करते हैं, जब उनके बारे में इतना डिटेल सोचते हैं, तो जब ये समुदाय के बारे में भी सोचेंगे तो किसी 1-2 समुदाय के बारे में नहीं सोचेंगे ना, कि नहीं अब सिर्फ ग्रामीण और नगरी के बारे में सोच लिए। फिर ये आदिम के बारे में भी तो बताएंगे, जो अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं, जो अभी सभ्य नहीं हो पाए हैं, उस समुदाय की भी चर्चा करेंगे ये, क्योंकि इनकी चिंता तो उन लोगों की भी है। ये सभ्य समुदाय की भी चर्चा करेंगे, जो कि सभ्य हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने की प्रक्रिया ही तो सभ्य होना है। ये लोग तो सभ्य हैं ही, यानी कि आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ये किंग्सले डेविस के हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में, ये देखते हैं ये क्या कहते हैं। आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए राजा जो है सबकी चिंता करते हैं, इसलिए आदिम समुदाय की भी बात करते हैं, सभ्य समुदाय की भी बात करते हैं, और ग्रामीण नगरी की बात तो सभी करते हैं। तो ये तो करेंगे ही करेंगे, ये तो राजा हैं। अब आइए रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आप लोग जो है अभी पढ़ेंगे समुदाय में ही लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। तो लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड दी है। ठीक है, तो जो लघु समुदाय के बारे में बोलेगा, जो छोटे के बारे में बताएगा, वो बड़े के बारे में भी तो बताएगा, वो बीच वाले के बारे में भी तो बताएगा। तो यानी कि लघु समुदाय के बारे में तो ये बताते ही हैं, ये मध्यम समुदाय और बृहद समुदाय के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, जो लघु समुदाय के बारे में बताएगा, छोटे समुदाय के बारे में बताएगा, वही मीडियम के बारे में भी बताएगा और वही लार्ज के बारे में भी बताएगा। ये हो गया इनका रॉबर्ट रेडफील्ड का। अब बोगार्डस क्या कहते हैं? बोगार्डस क्या बोलते हैं, कितने प्रकार के समुदाय होते हैं? तो देखिए इसमें भी एक चीज़ नहीं मिलेगी, ग्रामीण समुदाय सब बताते हैं, नगरीय समुदाय सब बताते हैं, प्रादेशिक समुदाय भी सब बता रहे हैं। देखिए प्रादेशिक का मतलब क्षेत्रीय। ठीक है, ये जो है प्रादेशिक, क्षेत्रीय को प्रादेशिक बोले हैं। इनके इसमें नया क्या है? राष्ट्रीय समुदाय। अभी तक किसी ने राष्ट्रीय समुदाय की चर्चा नहीं की है। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे? इनको याद करने में तो कोई परेशानी नहीं है। हैगेट को याद करने के लिए हमें कस्बा याद करना है, किंग्सले डेविस को याद करने के लिए हमें आदिम और सभ्य याद करना है,
रॉबर्ट रेडफील्ड को याद करने के लिए हमें लघु, मध्यम और बृहद याद करना है, और बोगार्ड्स को याद करने के लिए हमें प्रादेशिक और राष्ट्रीय 2 शब्दों को ध्यान देना है। प्रादेशिक समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो बोगार्ड्स ने किया है। ठीक, अब जब हम इतना कुछ देख रहे हैं तो हम एक निष्कर्ष पे तो पहुंच ही सकते हैं कि गांव जो है कुल मिला के 4 प्रकार का हो रहा है। कितने प्रकार का हो रहा है? गांव जो है कुल मिला के 4 प्रकार का बन रहा है। एक है गांव, एक है कस्बा, एक है शहर और एक है क्षेत्र। ठीक, यही है, इतना ही तो है। हम अंततः निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि समुदाय कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गांव, एक होता है कस्बा, और एक होता है शहर, और एक होता है क्षेत्र। ठीक, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे विशेषता। ठीक है, या फिर किसी और का है तो वो भी हम देख ले रहे हैं कि आगे क्या है, लेकिन इसके बाद हम लोग विशेषता देखेंगे, क्योंकि विशेषता जान जाने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई परेशानी आगे नहीं होगी। हाँ, चलिए हम लोग देख लेते हैं बर्ट्रांड क्या बोलते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि सबने बताया समुदाय के प्रकार, कि ये समुदाय, वो समुदाय, ग्रामीण है तो क्षेत्रीय है तो कस्बा है तो प्रादेशिक है तो राष्ट्रीय है तो आदिम है तो सभ्य है, सबने बता दिया। लेकिन आधार क्या है समुदाय को विभाजित करने का, कि ये समुदाय है, ये वो समुदाय है, तो ये बताते हैं बर्ट्रांड। नहीं, अभी देखिए इसके आगे ये समझिए। हम लोगों ने जो है समुदाय के बारे में जाना ना कि इतने सारे समुदाय हैं, तो उसमें हम लोग को कितने समुदाय मिले थे? एक ग्रामीण समुदाय मिला, एक नगरीय समुदाय मिला, और एक कस्बा मिला, और एक क्षेत्र मिला। तो अब हम इसको जो है क्रम वाइज पढ़ते हुए चलेंगे कि कौन सा ग्रामीण समुदाय है और ये क्यों है, कस्बा कौन सा है और ये क्यों है, और कोई नगरीय समुदाय क्यों, मतलब कौन सा है और क्यों है, और ऐसे ही क्षेत्र में। ठीक, तो अब हम लोग अगर बात करें ग्रामीण समुदाय की, तो हम समुदाय को ग्रामीण समुदाय ही क्यों कह रहे हैं? हम किसी समुदाय को ग्रामीण समुदाय ही क्यों कह रहे हैं, नगरीय समुदाय ही क्यों कह रहे हैं, उसको कस्बा नाम क्यों दे रहे हैं और उसको शहर नाम क्यों दे रहे हैं? तो ये जानने के लिए हमें जो है ना उसके कुछ आधार को देखना होगा कि क्या वो आधार है जो किसी भी समुदाय को नाम दे रहे हैं। तो हम ये जो है देखते हैं बर्ट्रांड क्या बताते हैं। अगर हम ग्रामीण समुदाय की चर्चा करें तो वो कौन से आधार हैं जो कि समुदाय को ग्रामीण समुदाय बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कृषि द्वारा आय अथवा जीवन व्यापन। ठीक, तो इसको जो है हम ग्रामीण के आधार बता सकते हैं। अगर वहाँ पे जो आय का स्रोत है वो कृषि हो, अगर आय का स्रोत कृषि है, उद्योग नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता है या ये ग्रामीण समुदाय है, क्योंकि इसके आय का स्रोत जो है, जीवन व्यापन का जो तरीका है वो कृषि से संबंधित है, उद्योगों से नहीं है, तो इसलिए वो ग्रामीण होगा। दूसरी विशेषता क्या है? कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। जब वहाँ पे जनघनत्व तो कम होगा, एक तो पहला है कि कृषि पे निर्भरता हो, और दूसरा जो जनसंख्या हो वहाँ जनघनत्व तो बहुत कम पाया जाता हो। ठीक है, कभी आप लोग देखे हैं किसी गांव में खूब जनघनत्व हो कि सारे घर सटे सटे एकदम से बने हैं, भीड़ लगी हुई है, शाम को निकलो तो ऐसे वैसे करके हम लोगों को पार करते हुए बाजार जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जनघनत्व तो कम होता है। ठीक, तो
ये दोनों आधार इन्होंने बताया है। किसने? बर्ट्रांड ने। अब देखते हैं कि मैरिल और एलरिज क्या बोलते हैं। इन्होंने अपने बुक कल्चर एंड सोसाइटी में ये बात बताई है। तो ये कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बताते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कुछ संस्थाएं होती हैं। आप कहेंगे संस्था तो शहर की विशेषता है। अरे नहीं भैया, कार्य प्रणाली को ही संस्था कहते हैं। तो ये जहाँ होगा उसी को संस्था बोल देंगे। अब हम अगर जो है हम प्रथा की ही बात करें तो ये भी एक संस्था का ही रूप है, क्योंकि हमें कार्य प्रणाली बता रहा है, हमें नियम बता रहा है, हमें जो है उच्छृंखल होने से रोक रहा है। ठीक है, तो संस्थाओं और व्यक्तियों का संकलन, भैया समुदाय ऐसे ही मूर्त होता है। मूर्त होता है तो व्यक्तियों का समूह होता है, और संकलन और समूह ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो व्यक्तियों का संकलन है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर। देखिए, ग्रामीण समुदाय का क्षेत्रफल तो छोटा ही होता है ना। ठीक, क्षेत्रफल छोटा होता है। और जब गांव बसना शुरू हुए थे तो हर गांव को बसने के पीछे कोई ना कोई कारण था। जैसे कि कहाँ पे भूमि उपजाऊ है तो वहाँ लोग बसने लगे, कहाँ पे जो है नदी मतलब गुजर रही है, कहाँ पे प्राकृतिक तालाबों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गांव बसने शुरू हुए थे। तो ये वही कह रहे हैं कि छोटे से केंद्र के चारों ओर सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग ले, मतलब छोटे से केंद्र के चारों ओर रहते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो नेचुरल इंटरेस्ट है, मतलब कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, किसी विशेष हित के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए वो नहीं जुड़े हैं, बल्कि प्राकृतिक हित जो नेचुरल होता है, मतलब जो सबके लिए जरूरी है, वो उन आवश्यकताओं, उन हितों के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रामीण समुदाय। किसके अनुसार? मैरिल और एलरिज के। अब हम विशेषता देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है जीवन व्यापन प्रकृति पे निर्भर। ये अपने जीवन व्यापन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? प्रकृति पे निर्भर होते हैं। क्यों प्रकृति पे निर्भर होते हैं? क्योंकि कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। या तो ये लोग कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, या मछली पालन करेंगे, बागवानी करेंगे, या फिर मौसमी सब्जी उगाएंगे, उसको बेचेंगे। आय का स्रोत तो यही होता है। तो फिर जब आय का स्रोत यही है तो प्रकृति पर ही तो निर्भर है। किस पे निर्भर है? किसी उद्योग में तो ये लोग अपनी सब्जियां उगा नहीं रहे हैं, ना तो मछली पालन किसी उद्योग में कर रहे हैं। ये प्रकृति, ये सारी चीज़ें प्रकृति से ही तो संबंधित है। जो भी पहली बार उत्पादन जिस भी चीज़ का हो रहा है, चाहे अनाज का हो रहा हो, चाहे मछली का हो रहा हो, चाहे फल का हो रहा हो, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है ना। जैसे कि आप टोमेटो सॉस खाते हैं तो टोमेटो फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसको हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, और वो कृषि से संबंधित होता है। और जो सॉस है वो सेकंड प्रोडक्ट है, यानी कि वो उद्योगों में बनता है। तो इसी तरीके से ये चूँकि फर्स्ट प्रोडक्ट ही, मतलब जो पहली बार उत्पादन होता है, ये उसी का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इनको प्रकृति पे निर्भर बताते हैं। और इतना ही नहीं, आज भी ये जो है अपने खेतों में सिंचाई के लिए आज भी प्रकृति पे निर्भर हैं। आज भी अगर ज़्यादा मतलब लंबे समय तक खिंच गया बारिश होना, तो आज भी इन लोग अनाज को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अभी भी गांव में बिजली हर जगह पहुंचा दी गई है, लेकिन इतने घंटे बिजली नहीं रहती है कि खेतों की सिंचाई, और भी पूरे गांव के खेतों की सिंचाई हो सके। तो अभी भी ये प्रकृति पे निर्भर है। प्रकृति अभी भी इनका नुकसान पहुंचा देती है, प्रकृति अभी भी इसको फायदा पहुंचाती है, लेकिन शहर में इसका प्रभाव बहुत कम होता है, इतना नहीं जितना कि इन लोगों पे। क्यों? क्योंकि ये सीधे जुड़े हुए हैं नेचर से। ठीक है,
अब हम बात करते हैं समुदाय का छोटा आकार। देखिए, ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, कोई भी गांव छोटा होता है, क्योंकि अगर गांव बड़ा होगा तो फिर वहाँ पे मतलब नहीं, आप इसे ऐसे समझिए, गांव को छोटा से मतलब ऐसे देखिए कि ये जो है खेतों पे निर्भर होते हैं, ठीक है, और कृषि करते हैं। तो जहाँ उपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसी के आसपास ज़्यादातर गांव बसे रहते हैं, तो इनका आकार प्रायः छोटा ही होता है, ठीक है। या तो जल संसाधनों का ध्यान रख के या फिर उपजाऊ ज़मीन का ध्यान रख के ऐसे ही गांव बसते हैं और ज़्यादातर छोटे ही होते हैं। ये तो एक मेन कारण है ना बसने का। ऐसे आप लोग व्यवहार में अगर देखते हैं तो कौन सा ऐसा गांव है जो इतना बड़ा है जिसको हम सुबह से शाम तक चल के पार करें? कोई भी गांव इतना ही बड़ा होता है कि आप उसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे में पूरा गांव घूम लेंगे, इतना ही बड़ा गांव होता है। अब क्या कभी भी, अब तो जनसंख्या फिर भी बढ़ रही है, तो हमेशा समुदाय का आकार क्या है? छोटा होता है। देखिए, मैं गांव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कम जनसंख्या, गाँव में कम जनसंख्या होती ही है क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो नहीं सकती है। जनसंख्या इसलिए नहीं हो सकती है कि इतने खेत पे इतने लोग निर्भर हैं, तो ज़्यादातर तो खेत ही खेत होता है गांव में। खेतों की संख्या ज़्यादा होती है, तालाबों की संख्या ज़्यादा होती है, लोगों की संख्या कम होती है। और गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है कि इतने बड़े बड़े आपको खेत तो वहाँ दिखेंगे ही नहीं। क्या होता है, वहाँ पे पार्क बनाया जाता है ताकि लोग जो है रोज़ शाम को खुली हवा में सांस ले सकें। और बिल्डिंगें कैसी होती हैं, एक पे एक बनी होती हैं। तो यानी कि जितना ज़मीन है उससे ज़्यादा जनसंख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जनघनत्व तो ज़्यादा होती है, जनसंख्या अधिक होती है। लेकिन शहर में क्या, गांव में क्या होता है, जनसंख्या कम पाई जाती है। सबके मकान जो है लगभग बड़े ही होते हैं और काफ़ी हवादार होते हैं, मकान एकदम सटे नहीं होते हैं, स्पेसियस फील होता है। मतलब गांव में जाओ तो अच्छा लगता है कि मतलब अभी बहुत ज़मीनें हैं हमारे देश में। शहर में रहो तो लगता है कि अब ज़मीन ही ख़त्म हो गई। बाकी लोग जो सोच रहे हैं कि हम घर खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, ज़मीन तो बचेगा ही नहीं। लेकिन जब वहाँ जाओ तो लगता है नहीं, अभी बहुत कुछ है। चलिए, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, तो ये हम प्रकृति से घनिष्ठ संबंध अभी बता ही दिए। जब आपका पूरा जीवन ही प्रकृति पे निर्भर है तो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध तो हो ही जाएगा। सुबह उठना, खेत में चले जाना या बाहर, घर के बाहर बहुत ही बड़ा सा जो है ज़मीन पड़ा रहता है जिस पे लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, घंटों ये लोग दातुन करते रहते हैं पेड़ के नीचे घूम के। तो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध तो होता ही है। सब कुछ जो है, जो भी सब्जी खा रहे हैं तो वो भी ताज़ी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं वो भी ताज़ी खा रहे हैं, जो भी फसल उगते हैं तो एकदम समय से इन्हें मिलता है। तो ये सब कुछ क्या है, घनिष्ठ संबंध ही तो है। जिससे घनिष्ठ संबंध होता है उसी के साथ तो हम हर पल रहते हैं कि मतलब पूरा लाइफ उसके साथ हम जी रहे हैं। ये किसके साथ जीते हैं? प्रकृति के साथ ही तो जीते हैं। तो इनका घनिष्ठ संबंध होता है प्रकृति से, ठीक है। सजातीयता का मतलब कि लगभग सब लोग एक जैसी जिंदगी जीते हैं, सब लोग एक जैसे दिखाई भी देते हैं, कहिए तो, ठीक। सब लोग जो है लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई एकदम हाई फाई दिखाई दे रहा है और कोई वहाँ पे लुंगी पहन के टहल रहा है, नहीं, लगभग सब एक जैसे ही होते हैं। वहाँ पे जो टीचर है उसका भी ड्रेस वही है घर पे, जो कि जो है कोई अगर कहीं पे मतलब काम करने जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्वालिटी में अंतर रहेगी कपड़ों के, लेकिन जो पहनावा रहेगा लगभग एक जैसा रहेगा। हो सकता है कि किसी का महंगा है, किसी का सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लुक ही बदल गया है कि मास्टर साहब अलग से दिखाई दे रहे हैं, मास्टर साहब है, और जो छोटा मोटा कार्य कर रहा है वो अलग से समझ में आ रहा है कि कुछ और करता है। नहीं, इतने तब लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता,
प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। देखिए वहाँ पे जो है ना गांव में प्राथमिक संबंधों को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि होता क्या है शहर में, एक मिनट, अभी तो हम 6 नंबर पे हैं। अच्छा, होता क्या है कि ज़्यादातर वहाँ पे संयुक्त परिवार ही देखा जाता है। ये तो खैर एक अलग विशेषता है। अभी प्राथमिक संबंधों को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो संबंध होते हैं लोगों के एक दूसरे से प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक नहीं होते हैं। द्वितीयक में क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से मिलते हैं और उसी के अनुसार हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नमस्कार और हाय हेलो वाला रिलेशन होता है। जैसे ही हमारा कार्य पूरा हुआ हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि संबंध जो है ना प्राथमिक ज़्यादातर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिस गांव में रह रहे हैं तो उस गांव के लोग आपको बाय नेम बाय फेस ना जान रहे हों। मैं गांव की बात कर रही हूँ, मोहल्ले की नहीं। गांव में भी लोग आपको बाय नेम बाय फेस जानते हैं कि आप इस घर से बिलोंग करते हैं या करती हैं, किसकी लड़की हैं, किसके भाई हैं, किसकी बहन है, ये सबको पता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, सबको एक दूसरे से हाल चाल लेते रहते हैं, सब एक दूसरे के मौके पे एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर जैसे शहर में होता है कि लोग एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, अगर यही डिस्टेंस गांव में भी बनने लगा तो वहाँ पे भी द्वितीयक संबंध हो जाएंगे और लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है कि अभी गांव में प्राथमिक संबंधों की ही प्रधानता है। अभी भी लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और इसीलिए वहाँ पे प्राथमिक संबंधों की प्रधानता है। अब बात करते हैं सरल एवं सादा जीवन। गांव का जो जीवन होता है वो काफ़ी सरल और सादा होता है। लोग जो है बहुत दिखावा और हाई फाई तरीके से रहना, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बल्कि एक बहुत ही सरल कि हाँ सुबह समय से उठे, फिर अपने रोज के दिनचर्या का काम करे, लोगों से मिले जुले, जिसको जहाँ जाना है वहाँ गए, फिर वापस आए तो सबसे बातचीत हो रही है। सब जैसे गर्मी के दिन में सब छत पे सो रहे हैं या फिर चौपाल लगाए हैं, बातें हो रही हैं। कोई एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसके नीचे सब जाके बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ये सब क्या उदाहरण है? सरल और सादा जीवन का ही तो है। मतलब इसको तो मुझे याद नहीं आ रहा है राइटर्स का नाम, मैं आगे आप लोग को जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो वो बताते हैं कि ये तो विशेषता होती है गांव वालों की, क्योंकि वो निष्कपट होते हैं, वो सच बोलते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं पाया जाता है, वो इतने सीधे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है विशेषता बताते हैं वो। तो यही है कि सरल एवं सादा जीवन है। अब गांव में रहते हुए ऐसा लग सकता है कि नहीं, सरल और सादा जीवन नहीं जीते हैं, सब बहुत ही दिमागदार होते हैं और इनका बहुत दिमाग चलता है। ये कहने वाली बातें हैं। मानते हैं कि पहले से कम हो गया होगा, लेकिन यही लोग जब शहर में आते हैं ना तो मतलब शहर वाले आसानी से ठग लेते हैं इन्हें और ये बेवकूफ़ बन जाते हैं। चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, चाहे नाई हो जो बाल काटता हो, जो कपड़ा प्रेस करने वाला हो, इनसे ये ठगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सरल और सादा जीवन जीते हैं। इन्हें शहर की विविधता के बारे में और उसकी बातचीत, उसके रवैये से ये बिल्कुल अपरिचित होते हैं, इसलिए ऐसा इनके साथ होता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये सरल सादा जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरल और सादा जीवन ही जीते हैं। और कुछ मात्रा में अगर परिवर्तन दिख रहा है कि सरल और सादा नहीं है, तो भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर जगह जब उद्योगों का और शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है तो गांव में भी तो पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं 8वें पे, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। तो ग्रामीण समुदाय में जो है सामाजिक गतिशीलता का लगभग अभाव होता है। मतलब गतिशीलता बहुत ही धीरे धीरे होती है, क्योंकि ये लोग जो है ना परिवर्तन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे ट्रैक्टर भी जब आया था
कृषि के क्षेत्र में, तो गांव में पहुंचने में बहुत टाइम लगा था। गांव वाले बहुत दिन तक हल बैल से ही अपनी जुताई कर रहे थे। तो इसी प्रकार का ही परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन, जैसे कि हम बात करें सिलेंडर की, तो जब सिलेंडर नया नया शुरू हुआ था तो शहर वाले लोग तो तुरंत इसको अपना लिए कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, धुआं नहीं होगा, कम समय में काम हो जाएगा। लेकिन गांव में क्या हुआ कि औरतें कह रही थी कि पता ये मतलब इस चीज़ से बनता है तो उस चीज़ से बनता है, तो उसके बने खाने, उस पे बने खाने को हम नहीं खा सकते हैं, तो हम व्रत में नहीं खा सकते हैं। तो इस तरीके से एक लंबे समय तक इसको अपनाने में दिक्कत आई थी। अभी भी कुछ औरतें हैं मेरे जानने में जो कि गैस पे बने खाने को नहीं खाती हैं। ये क्या है? परिवर्तन को ना एक्सेप्ट करना ही तो है। तो जब आप परिवर्तन को स्वीकारेंगे ही नहीं तो गतिशीलता कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो ये है कि यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि ये परिवर्तन को जल्दी से अपनाते नहीं हैं, चाहे वो परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो या विचारों के रूप में हो या पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, पहनावा ओढ़ावा, किसी भी परिवर्तन को बहुत धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, पहनावे ओढ़ावे का परिवर्तन तो बहुत फास्ट दिखाई देता है, शहर से ज़्यादा गांव में दिखाई देता है। तो देखिए वर्तमान में क्या है कि हम YouTube से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। YouTube का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब ये लिखा गया, तो तब तो ये बात ही नहीं थी ना। कोई ये तो नहीं सोचा था ना कि नहीं एक YouTube आएगा और वो इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा। वो तो लगभग क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहा है YouTube, कि चीज़ों को इतना फास्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन वो परिवर्तन भी हमें यंग में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? यंग में दिखाई दे रहा है, सब में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं धर्म और प्रथा, धर्म प्रथा रूढ़ियों का महत्व। देखिए गांव के लोग धार्मिक होते हैं और आज भी रूढ़ियों को पकड़े हुए हैं, रूढ़ियों को निभा रहे हैं। यही रीजन है कि आज भी जो है हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, गांव में अभी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक तो गतिशीलता को नहीं, परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी रूढ़िवादिता को पकड़े रहते हैं। तो इसीलिए कोई चीज़ जो शहर में ख़त्म हो गया वो भी गांव में दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे कारण यही है। और दूसरी चीज़ कि थोड़े से धार्मिक तो होते ही हैं। जैसे कि गाँव में क्या होता है, लगभग सारी औरतें सुबह उठ के और नहा धो के वो लोग जो है सूर्य भगवान को जल लगभग सारी औरतें देती हैं। जैसा मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है कि लगभग मतलब भले वो गांव की सबसे लड़ाका औरत हो लेकिन वो सूरज भगवान को जल जरूर देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धर्म जो है ना व्यवहार में आ गया है। मतलब ये इस कर्मकांड को करना व्यवहार में आ गया है और हम इसको धर्म ही कहेंगे। अध्यात्म अलग चीज़ होती है, लेकिन जो चीज़ हम व्यवहार में फॉलो कर रहे हैं ईश्वर के नाम पे, वो सब धर्म में आता है। तो ये जो है धार्मिक होते हैं, प्रथा और रूढ़ियों को फॉलो करते हैं। आज भी जो है गांव में विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह आज भी इक्का दुक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो ना के बराबर ही है। आज भी उसको प्रथा को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जो विधवा है तो उसको दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। आज भी वहाँ पे बाल विवाह देखने को मिल जा रहा है। आज भी जो है और लड़कियों को कम पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है स्कूल दूर है और लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, चूल्हा ही तो फूकना है। आज भी जो है मतलब अगर बगल वाली जो है जा भी रही है इस स्कूल तक, उसके घर वाले भेज भी रहे हैं तो इनके घर वाले नहीं भेजेंगे, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा देने से वो बिगड़ जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं। तो मतलब अभी भी वो प्रथा में, रूढ़ियों में, परंपराओं में फंसे हुए हैं। देखिए इसको बिल्कुल निगेटिव भी नहीं ले सकते हैं, हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रथा और रूढ़ियाँ,
समय के साथ एक तो परिवर्तित होना चाहिए। अगर पुरानी प्रथा और रूढ़ी चली आ रही है तो वो कुछ समय बाद जो है ना उतनी बेनिफिशियल नहीं हो जाती, अब उसका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता है, तो उसे हटा तो देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रथा और रूढ़ियों को ना फॉलो किया जाए, करो, लेकिन उसको जो कि पॉजिटिव हो। अगर ये सब नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ो। लेकिन अभी जो है वहाँ चूँकि परिवर्तन को कम अपनाया जा रहा है, गतिशीलता का अभाव है, इसीलिए ये परिवर्तन धीरे धीरे आने वाले वक्त में दिखाई देने लगेगा। फिलहाल अभी बहुत कम है। और सामुदायिक भावना, तो भाई गांव में सामुदायिक भावना तो पाई जाती है, सब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ दुश्मनी नहीं पाई जाती, दुश्मनी भी खूब पाई जाती है, लेकिन सामुदायिक भावना होती है। जैसे कि होता क्या है गांव में कि आप किसी के घर के हैं और आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, गांव के किसी भी सीनियर इंसान को अगर आप दिखे कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको इससे नहीं मतलब कि आप किसके बेटी हैं, किसके बेटे हैं, किसके भाई बहन हैं, वो तुरंत आपको टोकेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब पूरा गांव अपना है, सबके लिए हम की भावना है, एक सामुदायिक फीलिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे 11वें नंबर पे। ठीक, क्या है तो संयुक्त परिवार। ठीक है, अब अगली विशेषता क्या है कि जॉइंट फैमिली गांव में पाई जाती है। ये बात सच है, गांव में अभी भी जॉइंट फैमिली ज़्यादातर घरों में दिखाई देती है। ज़्यादा बड़ी नहीं तो कम से कम 3 पीढ़ी तो बनी ही है। कि कौन कौन है, तो माँ बाप है, फिर उनके जो है बेटे बहू हैं, बेटे और बहू, और फिर उनके बच्चे। इतने तो हैं ही। कहीं कहीं पे ऐसे भी है कि अभी इनके बाबा और दादी भी हैं, तो मतलब 4 पीढ़ी भी दिखाई देता है और 3 पीढ़ी तो है ही। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकल फैमिली नहीं है, बहुत लोग अलग हो रहे हैं, सास ससुर के रहते हुए ही परिवार अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर तुलना करें शहरों की अपेक्षा तो अभी भी जॉइंट फैमिली गांव में ज़्यादा है। ठीक है, एक ये विशेषता। दूसरा, कृषि मुख्य व्यवसाय है। कृषि जो है वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, मुझे इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है ना, अब तक जो आपने विशेषता पढ़ा था वो सारे समुदाय पे, सारे ग्रामीण समुदाय पे, वो कहीं पे भी हो समाज में, तो सब पे लागू होते हैं। लेकिन ये जो संयुक्त परिवार वाला है ना, ये भारतीय ग्रामीण समुदाय पे लागू होता है। ये इंडिया में जो ग्रामीण समुदाय है उस पे लागू होता है। ये विशेषता अमेरिका के ग्रामीण समुदाय की नहीं है, जर्मनी के ग्रामीण समुदाय की नहीं है, ब्रिटेन के ग्रामीण समुदाय की नहीं है। ये कहाँ की है? इंडिया में जो ग्रामीण समुदाय पाए जा रहे हैं उसकी विशेषता है। ठीक, अब आइए आगे। कृषि मुख्य व्यवसाय, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है। जाति प्रथा, भाई गांव में अभी भी देखिए ये भी है, किसका है? भारतीय ग्रामीण समुदाय का, क्योंकि जाति प्रथा गांव में ही तो पाई जाती है। देखिए जजमानी, ये किसका है? ये भारतीय ग्रामीण का। जहाँ जहाँ हम ये स्टार बना दे रहे हैं ना, वहाँ वहाँ आप ये लगा लीजिए कि ये भारतीय ग्रामीण का है। ठीक है, इसको अभी हम सही कर रहे हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। हाँ चलिए, अब जाति प्रथा। तो भाई गांव में अभी भी जाति प्रथा, एकदम जाति व्यवस्था खुल के दिखाई देती है कि हाँ जाति है। शहर में तो दिखाई नहीं देता है कौन किस कास्ट का है, क्योंकि भेदभाव दिखता नहीं है तो हम जान भी नहीं पाते हैं। लेकिन गांव में तो भेदभाव एकदम क्लियर दिखाई देता है कि हाँ ये अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं, ऐसा व्यवहार होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये व्यवहार में शामिल हो गया है, ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो व्यवहार में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया उन लोग के। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जैसे कि ये इंसान अपर कास्ट का है और इसके पास जो है ये लोअर कास्ट के लोग आ रहे हैं, अगर ये सोफे पे बैठा है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन पे बैठने में, ना इसको बुरा लग रहा है कि ये ज़मीन पे बैठे हैं, ना इन लोगों को बुरा लग रहा है कि हम ज़मीन पे बैठे हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि ये इंटेंसली कर रहा है या ये अपमानित होकर बैठ रहे, नहीं, मतलब बहुत ही खुशी खुशी बैठते हैं और बहुत ही हैप्पीली बात करते हैं, घंटों इन लोगों की बात चलती रहती है। तो ये अभी वहाँ पे दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि व्यवहार में शामिल हो गया है और उसका समरसता पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसका फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि इन्हीं लोगों में से कोई जो है अच्छे पोस्ट पे चला गया, क्योंकि अब तो भाई शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए और सब शिक्षित हो रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सबको बढ़ना भी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब इसमें से कोई हाई पोस्ट पे चला गया, वो शहर में रहने लगा, तो शहर में तो उसको इज्जत अपर क्लास वाली मिल रही है ना, कास्ट का तो कोई मैटर ही नहीं है, वहाँ तो वर्ग होता है, क्लास होता है। तो जब उसको यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, चाहे जो उसको मान सम्मान मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है? अपर क्लास का। उसी को जब गांव में ये वाला मिलेगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो यहाँ पे भले फिर जो है अंतर दिखाई देता है, एक द्वेष की भावना आती है, चाहे एक डिस्टेंस बनता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज भी जाति प्रथा वहाँ पे चल रहा है। चलने के पीछे दूसरा कारण क्या है? जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा क्या होता है? तो जजमानी प्रथा जो है ये जाति के अंतर्गत ही एक व्यवस्था है। जाति को बनाए रखने की प्रक्रियात्मक व्यवस्था कहिए या फिर जाति का जो है सकारात्मक पक्ष कहिए। इसमें क्या होता है कि जातियों को, जैसे कि खूब सारी जातियां हैं, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, जो कुंभकार जो होते हैं, नाई, ठीक, और वो जो क्या कहते हैं यादव हो गए, ढोल बजाने वाले हो गए, मतलब चर्मकार, और ऐसे जो पानी भरने वाले लोग होते हैं। तो अभी मुझे सारे कास्ट के नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को रिलेट करिए कि जैसे कि ये है ना कि लोहार लोहे का काम कर रहा है, कुम्हार बर्तन का काम कर रहा है, नाई वाला काम कर रहा है, चर्मकार जो है ढोल बजाने का काम कर रहा है, ऐसे ही सुनार है वो सोने वाला काम कर रहा है, ऐसे ही वो लोग पानी भरने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि पंडित जी हैं तो पंडित जी कथा कहने और शादी ब्याह वाला काम कर रहे हैं। तो सबका काम बटा हुआ है। किसी एक के यहाँ भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हुआ तो ये सब पहुँचेंगे वहाँ और अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और फिर उसके पूरे प्रोग्राम को ये संपन्न करा देंगे सब लोग मिलके। बदले में क्या होगा कि ये जो है आपके आने का कुछ मतलब वो देगा। अब यहाँ पे पैसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये पंडित जी है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, उनको दक्षिणा देंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए हम जो है जो उनका मेहनताना हुआ और चाहे जो उनके कार्य के अनुसार बनता है वो सब उनको दिया जाएगा। और फिर इसमें से किसी के यहाँ भी अगर शादी पड़ती है तो ये सब पहुँचेंगे वहाँ पे और ये भी पहुँचेगा, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जो बुलाता है, जैसे कि ये हैं, इनके यहाँ पड़ी शादी, तो इनके यहाँ शादी पड़ी और सारे कास्ट के लोग अपना अपना काम करने इनके यहाँ पहुँचे। तो ये क्या हो गए, इस समय ये यजमान हो गए। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ सब लोग आ रहे हैं तो ये यजमान हो गए। और जो भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सिवाय ब्राह्मण के, जो भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो सब क्या है, कमीन है। क्या है? कमीन है। यानी कि सेवा प्रदान करने वाले को कमीन कहते हैं और जो सेवा के लिए बुलाता है तो उसको हम यजमान कहते हैं।
लेकिन ब्राह्मण भी सेवा देता है, लेकिन हम उसको कमीन नहीं कह सकते हैं। वो सिर्फ यजमान है। जब वो आता है तब भी यजमान, और जब आप उसके यहाँ जाते हैं तब भी यजमान। वो दोनों स्थिति में यजमान रहता है। लेकिन बाकी सारे कास्ट के साथ क्या होता है कि इन्हीं लोग का पोस्ट बदल जाता है। जैसे अपने घर बुलाया, यजमान हो गया। वही इंसान दूसरे घर गया, कमीन हो गया। तो जिसके यहाँ गया है तो वो यजमान है, अगर वही हमारे यहाँ कल आएगा तो कमीन बन जाएगा। ये होता है। और इसमें मज़ेदार बात ये है कि आप पूरी जाति को देख लेंगे कि इन सबको काम बंटा हुआ है, लेकिन क्षत्रियों का कोई काम नहीं है इसमें। मतलब पूरा आप जाति प्रथा और जजमानी व्यवस्था देख लीजिए तो ना तो कहीं यजमान है और ना ही कमीन है। किसी भी शादी में, किसी भी संस्कार में कहीं भी क्षत्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सारा काम उनके बिना भी हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत 15वां है ग्राम पंचायत। तो भाई ये तो विशेषता ही होती है गाँव की कि वहाँ ग्राम पंचायत होता है। और ये वर्तमान की बात नहीं है कि नहीं 1993 से है, ये शुरू से ही है। इसीलिए जो है ना ग्राम पंचायत को राधा कमल मुखर्जी द्रविड़ संस्था बोलते हैं कि मुंडा द्रविड़ संस्था है। मतलब मुंडा और द्रविड़ के समय से ही चला आ रहा है। कौन बोलता है? ये राधा कमल मुखर्जी बोलते हैं। और चार्ल्स मेटकॉफ जो है ना, इसी ग्राम पंचायत के कारण ही ग्रामीण समुदाय को गणराज्य बोलते हैं कि ये छोटे छोटे गणराज्य हैं। मतलब कि इनकी अपनी शासन व्यवस्था है और ये अपने हिसाब से अपने गांव को चलाते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू से ही जो है ना गांव में हस्तक्षेप बहुत ही कम रहा। किसी का भी शासन रहा हो, चाहे हिंदू का रहा हो चाहे मुसलमानों का रहा हो, उन लोगों को गांव में जो है अगर जो भी वो अपना एक डिसाइड करे हैं कि तुम मुझे इतना लगान दोगे, अगर वो लगान वो फुलफिल कर दिया तो वो लोग गांव के अंदर की व्यवस्था में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते थे। तो ये लगभग स्वतंत्र और जैसे रहते थे। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ इनको क्या बोले हैं? गणराज्य बोले हैं। ठीक है। अब हम आते हैं 7वें पे, भाग्यवादिता। भाग्यवादिता पहले मिटा लें। भाग्यवादिता, भाग्यवादिता का क्या मतलब होता है? भाग्यवादिता का मतलब ये होता है कि आदमी कर्म पे कम विश्वास करे और भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करे, उसको हम भाग्यवादिता कहते हैं। और ये कहाँ होता है? जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी जहाँ होते हैं, नहीं भैया। ये सब बहुत कुछ जो है ना चेंज आया शिक्षा के विकास के साथ। ऐसा नहीं है कि जो शहर में हैं वो बहुत तेज़ी से सक्सेस हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आलसी नहीं हैं। नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का विकास हुआ है, तो बौद्धिक विकास हो जा रहा है। तो जब बौद्धिक विकास हो रहा है तो आप अच्छे से कर्म करेंगे, चीज़ों में परफेक्शन लाएंगे, विशेषीकरण लाएंगे, तो फिर आप तो आगे बढ़ेंगे ही। भाग्यवादिता वहाँ होती है जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। जैसे कि शिक्षा का अभाव हो, धर्म और रूढ़िवादिता हो, तो वहीं पे भाग्यवादिता होगी। तो ये तो विशेषता ग्रामीण समुदाय की पाई जाती है ना। धर्म और रूढ़िवादिता तो मैंने अभी बताया, और देखिए अशिक्षा भी एक इसकी विशेषता है। तो जहाँ पे इन सब चीज़ों का होता है तो लोग ये मानते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो ईश्वर ने चाहा है। मतलब अगर बारिश नहीं हुई, अगर हमारा खेत सूख गया तो उसके पीछे कारण क्या है? हमारा भाग्य खराब था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर पूरे खेत को पशु आके चर गए तो इसका कारण ये नहीं कि हम वहाँ रखवाली नहीं कर रहे थे या फिर कोई था नहीं, या फिर वहाँ पे हमें आग जला के रखना चाहिए था। नहीं, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर चाह रहे थे। ये ईश्वर की मतलब इच्छा है कि सारा फसल नष्ट हो गया या खेत सूख गए या आग लग गई, जो भी है वो भाग्यवादिता है। अगर भाग्य में है तो फसल अच्छा हो जाएगा, अगर खराब हो गया तो इसके पीछे कारण भाग्य है। यही रीजन है कि गांव में आत्महत्या की दर बहुत कम है,
क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो फिर आत्महत्या की दर तो ऐसे ही कम हो जाएगी। जैसे कि कुछ किसानों की आत्महत्या इस समय बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि किसान की आत्महत्या और ये बता रहे हैं गांव वाले कम मरते हैं। तो वहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरी है, वो कर्ज के तले दब गए हैं। बैंकों से लगातार उनको फ़ोन आ रहा है कि वो कर्ज चुकाएं। अगर वो नहीं कर्ज चुकाएंगे तो क्या होगा, उनका पूरा खेत ही ले लिया जाएगा। तो जिसका जीवन ही खेत पे निर्भर है, बैंक वाले वो खेत ले लेंगे, तो ये बताइए कि वो कैसे जिंदा रहेगा, उसके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, उसकी बीवी कैसे जिंदा रहेगी, और उसके जो माँ बाप हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है तब तो इंसान आत्महत्या करेगा ही ना। लेकिन जनरली ऐसा क्यों होता है, कम होता है? क्योंकि परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता है। और ये क्षमता कहाँ से आती है? भाग्यवादी, क्योंकि वो लोग मान लेते हैं ईश्वर ने ऐसा किया है, तो इसीलिए वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो आत्महत्या के लिए कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं बनती है। ठीक है। अब स्त्रियों की निम्न स्थिति, स्त्रियों की निम्न स्थिति, स्त्रियों की स्थिति निम्न होती ही है क्योंकि वो ज़्यादातर घरेलू ही होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। बाहर जाने का बहुत ही कम मौके मिलते हैं। दिन भर घर का काम करो, खाना बनाओ, बच्चों का ध्यान रखो, शिक्षा का बहुत व्यवस्था है नहीं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे वहाँ पे उपाय हैं नहीं, तो फिर स्त्रियों की स्थिति निम्न ही होती है। आज भी जो मातृ मृत्यु दर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? औरतों के साथ ही तो हो रहा है। तो निम्न स्थिति है तभी तो, चाहे आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, स्थितियां तो निम्न है ही, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब कोई किसान ही काम कर रहा है खेत पे, वो कितना उगा देगा कि बच्चों का ध्यान रखेगा कि स्त्रियों का? समझौता किसके साथ होता है? ज़्यादातर घर में स्त्रियों के साथ ही समझौता होता है। चाहे उनकी पढ़ाई की बात कर लें, चाहे हम उनके स्वास्थ्य की बात कर लें, या फिर हम उनको मानसिक प्रताड़ना को लेकर बात कर लें, समझौता यहीं पे होता है। यही मारी जाएंगी, यही पीटी जाएंगी, इन्हीं को सुनाया जाएगा, तो इनकी स्थितियां निम्न होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि जो भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता इनमें से क्या है, या फिर भारतीय समुदाय या गांवों का विकास न होने के पीछे क्या कारण है। तो आप जो है ना, स्त्रियों की निम्न स्थिति भी टिक करेंगे और शिक्षा भी टिक करेंगे, क्योंकि ये दोनों है। विकास ना होने के पीछे कारण, तो भी आप ये दोनों लगाएंगे। अगर ये कह रहा है कि क्या है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, तो भी लगाएंगे। भारतीय ग्रामीण समुदाय के विकास मतलब अविकसित होने के पीछे कारण क्या है, तब भी आप इन दोनों को लगाएंगे। याद रखिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि अशिक्षा कैसे, अब तो शिक्षा बहुत तेज़ी से फैल रही है। भैया फैल तो रही है, लेकिन यहाँ बात कैसी हो रही है? तुलनात्मक हो रही है, शहर के कंपैरिजन में हो रही है। तो जब तुलनात्मक रूप से बात करेंगे तब तो शिक्षा रहेगी ही ना। पहले की अपेक्षा शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन बात शहर की तुलना में करें तब तो नहीं सुधार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए अशिक्षा भी इसकी एक विशेषता है। और हम क्या बात कर रहे थे? स्त्रियों की निम्न स्थिति। तो स्त्रियों की निम्न स्थिति ज़्यादातर दिखाई देती ही है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और जो है शिक्षा बहुत ज़्यादा दिया नहीं जाता है, और जो है प्रेग्नेंट भी कम ही उम्र में हो जाती हैं, ज़्यादातर कुपोषण की शिकार हो जाती हैं, बच्चों की डेथ हो जाती है, इनकी खुद भी कभी डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो जाती है। तो इन सारी स्थितियों से होकर लोग गुजरती हैं। तो जो है स्त्रियों की निम्न स्थिति गाँव में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं है, लेकिन शहर में क्या है ना कि ऑप्शन होता है। जैसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो घर से निकल जाएगा, वो कहीं जॉब करने लगेगी, भले वो 2,000 4,000 की जॉब करे, लेकिन वो घर से रोज़ 6 घंटे 4 घंटे के लिए निकल सकती है। लेकिन इन लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कहाँ जाएंगे आप? खेत में काम करने चले नहीं जाएंगे, और खेत में काम करने चले जाएंगे तो अलग से कूटे जाएंगे। तो ये जो है स्त्रियों की स्थितियाँ निम्न होती है। और शिक्षा मैंने साथ साथ में बता ही दिया। आत्मनिर्भर होते हैं।
देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर की, लेकिन वर्तमान में ये विशेषता नहीं रह गई है गांव की। लेकिन अगर हम बात करें जजमानी सिस्टम से, अगर इसे हम जोड़ लें तो अभी भी आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब मिलजुल के उस कार्य को कर लेते हैं और किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए अब दूसरे अगल बगल के गांव या शहर पे डिपेंड होना पड़ता है। वहीं से मार्केट होता है, वहीं से सारी शॉपिंग होती है, वहीं से अब टेंट आता है, वहीं से केक आता है। तो अब जो है निर्भरता उतनी नहीं रह गई है। ठीक, लेकिन फिर भी शहर की अपेक्षा अभी भी आत्मनिर्भर हैं। सामाजिक समरूपता, तो समाज में भाई सब लोग समान रूप से वहाँ रहते हैं। सबकी जीवन शैली, दिनचर्या और रहन सहन का तरीका, ये सब लगभग लोगों का सेम होता है। वहाँ पे समरूपता पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो क्लास आज हम लोग ग्रामीण समुदाय समझ लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, तो हम ये देख लिए कि समाज और समुदाय में अंतर। फिर हमने देखा कि मैकलम पेज ने, बर्ट्रांड ने, हैगेट ने, बोगार्डस ने, इन लोगों ने किस तरीके से समुदाय को भागों में बांटा है। और निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पहुँचे कि समुदाय जो है मेनली 4 प्रकार का होता है। एक ग्रामीण, एक नगरीय, एक कस्बा और एक क्षेत्र या प्रदेश। तो उसमें से हम लोगों ने पहला ग्रामीण समुदाय के बारे में चर्चा कर लिया, उसको विस्तार से जान लिए। और आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा और समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी आपके साथ के बच्चे हों जो सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो आप उनको शेयर भी करिए। ठीक है क्लास, थैंक यू।